रशिया था और ऑस्ट्रिया हंगरी। ये लोग बैलेंस ऑफ पावर के लिए यूरोप में हमेशा संघर्ष करते रहते थे, ताकि इनको लगता था कि कोई दूसरा ज़्यादा शक्तिशाली हमसे नहीं हो जाए, तो इसलिए हम लोग ये बैलेंस ऑफ पावर को बनाने के लिए संघर्ष करते थे। अब आइए, जो फ्रांस में व्यवस्था थी, यानी वहाँ जो मोनार्कियल सिस्टम था, उसी तरह की व्यवस्था इनके अंदर भी थी। रशिया में थी, ऑस्ट्रिया में थी। और सबसे बड़ा जो था, इनके लिए एक जो वर्ड यूज होता है वो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रिजीम। मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल। फिर हम नेशनलिज्म पर आते हैं। नेशनलिज्म में हमने जिन चीज़ों पर हमने फोकस किया, यह मल्टीनेशनलिज्म है। मल्टीनेशनलिज्म का मतलब उस तरह के बहुत सारे राष्ट्र पर एक ही डायनेस्टी का अधिकार हो, एक ही डायनेस्टी के लोग जो हैं वो अलग अलग जो नेशन से जो नेशनलिज्म, अलग अलग जो नेशन से जो जुड़े हुए जो परसेप्शन वाले जो लोग हैं, उन पर वो शासन कर रहे हैं, यानी उनके बीच में कोई कोहेरेंसी नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, अब हम नेशनल स्टेट की बात करेंगे तो नेशनल स्टेट में दिमाग में आपके परसेप्शन को रखना पड़ेगा कि नेशन और स्टेट एक है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, एक ही हो जाता है। जो नेशनल फीलिंग है वही फीलिंग स्टेट की भी होनी चाहिए। नेशनल फीलिंग है वही स्टेट की फीलिंग है, एक कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी दोनों के बीच में एक ही है, दोनों का सोचने का तरीका एक है, दोनों के फीलिंग्स एक है, काम करने का तरीका, वे ऑफ एक्शन एक होगा। लेकिन अब यहाँ जो है मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल में हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग है। रशिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं, उनका जो लैंग्वेजेस है वो अलग अलग है, उनका जो रिलीजन है वो भी अलग अलग तरह का है, उनके जो कल्चर है वो भी कॉमन शेयर्ड कल्चर नहीं है, अलग अलग के लोग एक दूसरे के साथ उनका कोई विशेष मतलब नहीं, आपस में लोग रह रहे हैं, सिर्फ यही है। और एक नेशनलिज्म के बारे में उनका कोई परसेप्शन नहीं था। वो चाहते थे कि हम सारे जो लोग हैं, हमारे तरफ जो जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं वो एक साथ लोग आए, हमारे तरफ जो दूसरे भाषा पोल लोग चाहते थे कि एक साथ आएँ, चेक लोग चाहते थे हम एक साथ आएँ, स्लोवेन लोग चाहते थे हम एक साथ आएँ, ये सारे एक साथ आते थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बैरियर था वो ये सारे जो उस समय के जो डायनेस्टिक जो बड़े बड़े जो पावर्स थे, रशिया और ऑस्ट्रिया, ये इसको रोकना चाहते थे। एक यूरोप में वो इस तरह की व्यवस्था को नहीं फैलना देना चाहते थे, जो कि फ्रांस में आ चुका था। मेटरनिक, जो डीप मेटरनिक जो था वो चांसलर था, कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। वह कहा करता था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस में कोई भी जुकाम होती है तो पूरे के पूरे वो यूरोप में फैल जाता है। हम लोग को सबसे ज़्यादा खतरा फ्रांस से है, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो भी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बातें अगर पूरे यूरोप में फैल जाएगी तो सारा के सारे जो राजवंश है वो समाप्त हो जाएंगे। इनको रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, ये सारे कंजर्वेटिज्म कहा जाए, यानी जो प्रो लिबरल जो थॉट था उससे ये इनको बहुत दुश्मनी थी, इनको नफरत था, वो अपोज करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेटरनिक ने 1815 में एक कन्वेंशन किया, वीना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है सो मेन चीज जिसके लिए बनाया गया वह है बैलेंस ऑफ पावर। नेपोलियन के कारण जो बैलेंस ऑफ जो पावर में जो असंतुलन हो गया था उसको पुनः से रिस्टोर करना, बैलेंस ऑफ पावर फिर से एक बार पुनः जो है स्थापना की जाए, एक से प्रयास किया जाए कि यूरोप का जो बैलेंस ऑफ पावर है पुनः जो है सो रिस्टोर हो सके। तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए पहला। दूसरा चीज है रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड हार्मोनी। जो एक अलग तरह का माहौल बन गया था यूरोप में, इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने यह कन्वेंशन बुलाया था, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड हार्मोनी। आपस में पुनः जो है जो ग्रेट पावर्स है उनके बीच में एक समझौता हो सके, सेक्युरिटी हो सके, और पुनः जो है सो पीस और हार्मोनी को बहाल किया जा सकता है अमंग द ग्रेट पावर्स। उसके बाद है एनेक्सेशन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस ने नेपोलियन के समय में जो टेरिटरी को, जो अलग अलग टेरिटरी को जो छीन लिया था, उसको जो है सो उसको हटा करके और पुनः उनको लौटा दिया जाए जिनके पास वो पहले था। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का फायदा फ्रांस को नहीं मिला। दूसरा, चौथा क्या था, टू क्रिएट बफर जोन अमंग द ग्रेट पावर्स, ताकि आपस में हम लोग क्यों भिड़ जाते हैं, अगर बीच में कोई एक बफर जोन हो। बफर जोन का मतलब क्या हो गया, बफर जोन का मतलब है एक ऐसा स्टेट जो न्यूट्रल हो। जैसे हम बात करेंगे भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में नेपाल बफर स्टेट के रूप में है, ठीक है, भूटान बफर स्टेट के बीच में है। तो जहाँ नेपाल और भूटान है, यानी दोनों के बीच में, दोनों जो ग्रेट पावर्स हैं उनके बीच में, पहले तिब्बत भी भारत और
चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम होता था। बाद में इसको चाइना के द्वारा मिला लिया गया। तो बफर जोन होने से क्या होता है, दो शक्तियाँ जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो आपस में टकराती नहीं हैं, उनके बीच में एक जो है सो ड्यूटी ऑफ न्यूट्रलिटी, जोन ऑफ न्यूट्रलिटी कायम रहता है। और उसके बाद जो है टू सेट अप सीरीज ऑफ पावरफुल स्टेट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। फ्रांस पे कभी भी कुछ हो सकता है, फ्रांस में कोई भी चीज़ ज़्यादा आ सकता है, फ्रांस पुनः पावरफुल हो सकता है। अभी नेपोलियन गया, कोई और आ सकता है। और इस स्थिति में उसके चारों तरफ कोई ऐसे पावरफुल हम स्टेट का गठन करें जो कि उसको आगे बढ़ने से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से रोक सके। ये भी उद्देश्य था वियना कांग्रेस का। और इसके बाद और भी कुछ उद्देश्य थे, जैसे